नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, VSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो BA पार्ट फर्स्ट ऑनर्स पेपर 3 जो कि राजनीतिक विचारधाराओं का है, उसके लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने समाजवाद के मूल्यांकन या उसकी समालोचना या उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा कर रहे थे। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज कल्याण पर आधारित विचारधारा है, जो व्यक्ति के स्थान पर समाज के विकास को प्रमुखता देती है, पूंजीवादी व्यवस्थाओं की बुराइयों का अंत करती है, निजी पूंजी को समाप्त कर सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि की जाती है। इस विचारधारा में श्रमिकों की दशा सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की बात की जाती है और इसमें प्रजातंत्र को वास्तविक प्रजातंत्र बनाया जाता है। ये इसकी समालोचना के जो समाजवाद के पक्ष के या उसके महत्व के रूप में जो बिंदु थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी और कुछ आलोचनाओं का भी अध्ययन हमने पिछले वीडियो में या समाजवाद के अवगुण या दोषों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि समाजवाद सर्वसत्तावाद की प्रथम सीढ़ी है, कि इसमें सत्ता केंद्रित हो जाती है, होना शुरू होती है और वो सर्वसत्तावाद की सीढ़ी बन जाती है। समाजवाद की आलोचना का दूसरा जो बिंदु बताया गया था वो राज कर्मचारियों का नागरिकों के प्रति उदासीन होना बताया था। तीसरा, समाजवाद कार्य की प्रेरणा के तत्वों को नष्ट कर देता है, जिसमें निजी संपत्ति भी है और योग्य और अयोग्यों के बीच में जो अंतर नहीं किया जाता है, सबको समान रूप से समानता की बात की जाती है, उसके विरुद्ध उसके विपक्ष में ये अवगुण देखा गया है। अकुशलता के कारण गुणवत्ता उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि अकुशल और कुशल व्यक्तियों के बीच में भी कोई भेद समाजवाद नहीं करता है। समाजवाद में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। समाजवाद में चरित्र का पतन हो जाता है। समाजवाद में अपव्यय की अधिक संभावना है। समाजवाद भौतिकवाद एवं अनैतिक सिद्धांत बताया है। समाजवाद को एक संकीर्ण विचारधारा के रूप में भी आलोचकों द्वारा बताया गया है। समाजवाद की जो अगली आलोचना की गई थी, उसका बिंदु था समाजवाद में उपभोक्ताओं की कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं, और हम इसी क्रम में जो आलोचना का अगला बिंदु है, समाजवाद निजी संपत्ति के महत्व को समझने में असफल रहा है। चूँकि समाजवाद पूंजीवाद और निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है, लेकिन निजी संपत्ति का अपना एक महत्व होता है, उसको समाजवादी विचारधारा समझ नहीं पाई, ऐसा आलोचक मानते हैं। समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहता है, परंतु निजी संपत्ति को समाप्त करना मानव व्यक्ति की क्षमता, उसके उत्साह, उल्लास तथा उसकी प्रेरणा, उसकी कुशलता पर कुठाराघात करना है। निजी संपत्ति कार्य करने की प्रेरणा देती है। व्यक्ति का स्वाभाविक गुण यह है कि वह अपने पड़ोसी के समान नहीं बनना चाहता, बल्कि उससे ऊंचा और बड़ा होना चाहता है, और यह वह अपने निजी संपत्ति के आधार पर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि निजी संपत्ति ही विकास का प्रतीक होती है। निजी संपत्ति न केवल आत्मनिर्भरता
और स्वावलंबन का आधार है, बल्कि समाज में श्रेष्ठता और सम्मान का प्रतीक भी है। ये आलोचना भी समाजवाद की गई है कि उसने निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति माना या सामाजिक संपत्ति के रूप में उसको माना और उसको समाप्त करने की बात उसके मौलिक सिद्धांतों में बताई गई हैं। अगला जो समाजवाद की आलोचना का बिंदु है वो है समाजवाद व्यापार के लिए सहायक नहीं है। समाजवादी व्यापार को धोखा कहते हैं। वे वर्तमान विनिमय की प्रणाली, नई मंडियों के लिए प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन के लिए व्यय और व्यापारिक यात्राओं की आलोचना करते हैं, और वे व्यापार के पक्ष में नहीं बल्कि उतना ही उत्पादन चाहते हैं जितना कि जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त हो। समाजवादी भूल जाते हैं कि समृद्धि और विकास के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है। प्रतिस्पर्धा मानव का स्वाभाविक गुण है, जिसका अंत समाजवादी करना चाहते हैं, और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के स्थान पर वो सहयोग की बात करते हैं। इस तरह से समाजवाद नीति में व्यापार के लिए इसको सहायक नहीं माना है, क्योंकि निजी संपत्ति जब नहीं रहेगी, पूंजीपतियों का उन्मूलन करना चाहते हैं, पूंजीपति नहीं रहेंगे तो व्यापार विकसित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो अगली आलोचना का बिंदु है वो है समाजवाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। समाजवाद समाज में समता या समानता के पक्षधर हैं, परंतु मानव न तो बुद्धि से और न कार्यशीलता से, न क्षमता से और न ही आवश्यकता से समान है। जब मानव इन सब क्षेत्रों में असमान है तो समाज में कृत्रिम समानता पैदा करना न केवल हानिकारक है बल्कि अवांछनीय भी है। समाजवादी की ये जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से के आधार पर इसको दोषपूर्ण बताया है आलोचकों द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि समाजवाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के द्वारा ही सब मनुष्य एक जैसे बुद्धि के, एक जैसी कुशलता के, एक जैसी क्षमता के और एक जैसी आवश्यकताओं की या उनकी प्रवृत्तियों के नहीं हो सकते, तो उनको कृत्रिम रूप से समानता का जो आधार है वो देना न केवल हानिकारक है बल्कि गैर जरूरी भी है, अवांछनीय भी है। और समाजवादी अकुशल, कुशल, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, गरीब, अमीर, मेहनती और आलसी सभी को समानता देने की बात करता है, जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। अगली जो आलोचना का बिंदु समाजवाद की आलोचना के रूप में बताया गया है वो है समाजवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, क्योंकि जब पूंजीपति उनकी पूंजी का उन्मूलन या उसको खात्मा चाहते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर समाज की स्वतंत्रता, व्यक्ति के समानता के स्थान पर समाज की समानता की बात करते हैं, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का कहीं न कहीं उसमें रुकावट पैदा होती है, जो कि अव्यावहारिक है। इसलिए केंद्रीय व्यवस्था समाजवाद का उद्देश्य है, परंतु इस प्रकार की व्यवस्था से चाहे वह प्रजातंत्र ही क्यों न हो, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सदैव खतरा बना रहता है। योजनाएं जो समाजवादी व्यवस्था की आधारशिलाएं हैं, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी होती हैं। प्रोफेसर लीकाक ने ठीक ही कहा है कि समाजवाद में स्वतंत्रता का हनन या अपहरण हो जाता है, क्योंकि एक तो निजी संपत्ति वो समाजवाद नहीं चाहता, पूंजीपतियों का वो हास्य करना, पूंजीपतियों का वो विरोध करता है,
तीसरा, सबको एक एक समान रूप से मानने की बात वो करता है, जबकि ऐसा करने से व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं का या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का कहीं न कहीं अपहरण, जिसको लेखक ने नाम दिया अपहरण होता है, या उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। ये सही बात है कि उसकी निजी संपत्ति, उसकी बुद्धि का संपूर्ण विकास या बुद्धि के अनुसार अपने कार्य की रुचि के कार्य को करने का काम, और पूंजीपतियों की पूंजी का खात्मा, ये सब चीज़ें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती हैं, जो कि समाजवाद की आलोचना का बिंदु बनता है। अगली आलोचना समाजवाद की जो की गई है वो है, समाजवाद पारिवारिक जीवन पर भी प्रहार करता है। यद्यपि समाजवाद विवाह की प्रथा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, फिर भी कुछ समाजवादी लेखक ऐसे हैं जिनका विश्वास है कि विवाह की प्रथा और पारिवारिक जीवन पूंजीवाद की ओर ले जाते हैं, और ये ऐसा दृष्टिकोण प्लेटो के समाजवाद या उसके साम्यवाद में भी पाया गया था, लेकिन वो केवल संरक्षक या शासक वर्ग के लिए था। लेकिन जो वर्तमान का समाजवाद की जो विचारधारा है, उसमें संपूर्ण मानव के लिए इन चीज़ों की बात की गई है, और उनका मानना है कि विवाह की प्रथा और पारिवारिक जीवन पूंजीवाद की ओर ले जाते हैं, जबकि समाजवाद का मौलिक सिद्धांत है कि पूंजीवाद को समाप्त करना है। इसलिए वे इन संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं। हेरी कवेलच के शब्दों में, मैं विवाह का उन्मूलन चाहता हूँ। हम किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहते, हम उन्मुक्त प्रेम में विश्वास करते हैं, और इसी कवेलच के सिद्धांत को ही या विचार को ही जी डेविले के अनुसार विवाह संपत्ति को नियमित करता है। वह स्त्री पुरुष के सम्मेलन से ज़्यादा एक व्यापारिक समझौता है। क्वेलच और जी डेविल ये दोनों विवाह का उन्मूलन करने की बात भी कहते हैं, जो कि पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा है और उस पर सबसे बड़ा प्रहार माना जाता है। इस आधार पर भी समाजवाद की आलोचना की गई है कि समाजवाद पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालता है या प्रहार करता है या उसको समाप्त करने की बात करता है। वो विवाह जैसी पवित्र बंधन को ही समाप्त करने की बात करते हैं। अगले जो आलोचना का बिंदु है वो है, श्रम ही उत्पादन का स्रोत नहीं है। ये सही बात है कि केवल मात्र श्रम के द्वारा ही किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता। उसके लिए अनेक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पूंजी भी है, बुद्धि भी है, और अन्य मशीन और कल कारखाने जो कि मशीनों को तैयार करेंगे वो भी उनके उत्पादन के स्रोत होते हैं। लेकिन समाजवादियों ने केवल श्रम को ही उत्पादन का स्रोत माना है, जिसके आधार पर इसकी आलोचना की गई है। समाजवाद श्रम को उत्पादन का स्रोत मानता है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। उत्पादन के लिए जहाँ श्रम की आवश्यकता है, वहाँ अन्य यंत्रों की भी आवश्यकता है जिस पर श्रम किया जा सकता है। उस प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को मंडियों में बेचा जा सके और उत्पादन को वितरण किया जा सके। अगली जो आलोचना का बिंदु है वो है, राष्ट्रीय लाभों के वितरण का कोई आधार समाजवादियों के पास नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रीय लाभ होंगे उनके वितरण का क्या आधार होगा, उनका वितरण किस आधार पर होगा। क्योंकि समाजवाद
उत्पादन, वितरण और विनिमय का कार्य, संपूर्ण कार्य राज्य को सौंप देता है, जो कि ये बताने में भी असफल हैं कि वितरण का क्या आधार होगा, क्योंकि समाजवाद मौलिक सिद्धांत के रूप में ये मानता है कि सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार दे दिया जाए, लेकिन सबको समानता का अधिकार, ताकि सबको समानता का अधिकार दिया जा सके। लेकिन यदि हम मान भी लें कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको वितरण कर दिया जाए राष्ट्रीय लाभों का या राष्ट्रीय उत्पादों का, तो ये निश्चित करना भी मुश्किल है कि उसकी आवश्यकता कितनी हो सकती है। ये इसी प्रकार से आलोचना का कारण बना कि राष्ट्रीय लाभों के वितरण का कोई आधार समाजवादी नहीं बता पाए हैं। समाजवादी सभी को श्रमिक बनाना चाहते हैं, परंतु उन्होंने ये बताने का प्रयास नहीं किया कि राष्ट्रीय लाभों को किस आधार पर वितरित किया जाएगा। कुछ का कहना है कि सबको समान वेतन मिलना चाहिए, परंतु ये न्याय संगत नहीं है। न्याय की मांग या न्याय का आधार यह है कि बुद्धिजीवियों और कुशल व्यक्तियों को उनकी योग्यता तथा क्षमता के आधार पर पारिश्रमिक या पारितोषिक मिले, अन्यथा आलसियों, अकर्मण्यों व्यक्तियों व अकुशल व्यक्तियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और कुछ का कहना है कि सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए, परंतु आवश्यकता का सही मूल्यांकन करना कठिन है। कुछ का कहना है कि वेतन योग्यता अनुसार दिया जाए, परंतु इससे समाजवादियों का समता का भवन गिर जाता है। वास्तविकता यह है कि वेतन का प्रश्न इतना सरल नहीं है कि जितना समाजवादी समझते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लाभों के द्वारा जो वितरण करने का कार्य है उसको किस आधार पर किया जाए, इसको समाजवादी निश्चित नहीं कर पाए या उसका कोई निश्चित मापदंड तैयार नहीं कर पाए, इसलिए ये भी उनकी आलोचना का कारण है, बिंदु है। अगली आलोचना का बिंदु है समाजवाद यथार्थवाद से दूर है। समाजवाद अधिक प्रचारात्मक है। समाजवाद के जिस रूप का चित्रण समाजवाद करता है वो यथार्थवाद से दूर है। पूंजीवाद का भी चित्रण समाजवाद के द्वारा जो किया गया है वह भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। समाजवाद भूल जाता है कि पूंजीवाद में अत्यधिक लचीलापन है जो समाजवाद में नहीं है। पूंजीवादी राष्ट्रों में जिस सीमा तक मजदूरों की दशा में सुधार हुआ है उतना समाजवादी राष्ट्रों में नहीं हुआ है। चूँकि समाजवाद यथार्थ से दूर है और केवल वो मात्र सबको समानता देने की बात करता है, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, योग्य हो अयोग्य हो, निर्धन हो गरीब हो। इसलिए ये समाजवाद केवल काल्पनिक और आदर्शवाद की बात करता है। इसलिए ये आलोचना का कारण बना है कि समाजवाद यथार्थवाद से दूर है, परे है। अगली आलोचना का जो बिंदु है वो है समाजवाद की असफलता। यदि समाजवाद की विचारधारा या समाजवाद के सिद्धांत मौलिक रूप से मानव हित के लिए होते या समाज के हित के लिए होते तो समाजवाद असफल नहीं होता। लेकिन समाजवाद विश्व के केवल कुछ ही राष्ट्रों में प्रारंभिक समाजवाद के बदले हुए रूप में स्थापित है। यदि समाजवाद इतना ही अच्छी विचारधारा का होता तो ये विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा अपना लिया जाता। इसलिए ये भी एक आलोचना का कारण बनता है कि समाजवाद असफल हुआ है। यद्यपि चीन तथा अन्य कुछ राष्ट्रों में समाजवादी व्यवस्था
सफल नज़र होती आती है। परंतु इन राष्ट्रों में जिस कीमत पर, जिसमें मानवीय स्वतंत्रताओं का दमन करके समाजवादी व्यवस्था को सफल बनाने का प्रयास किया गया है, वह अमानवीय है। इसके अतिरिक्त अनेक दार्शनिकों के समाजवादी प्रयास असफल हुए हैं, जैसे काल्पनिक समाजवाद, संत साइमन का समाजवाद, फोरियर और ओवन के समाजवादी व्यवस्था को सफल बनाने के प्रयास असफल हुए हैं। ऑस्ट्रिया, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया और डेनमार्क में समाजवादी प्रयास असफल रहे हैं। चाहे भले ही दूसरे रूप में प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था को उसके मॉडल के रूप में विश्व के अन्य देशों ने अपनाया होगा, लेकिन जो समाजवाद का मौलिक स्वरूप था वो केवल रूस और चीन के अलावा किसी भी राष्ट्र ने नहीं अपनाया है। और इन राष्ट्रों ने भी मानवीय स्वतंत्रताओं का दमन करके या मानव का शोषण करके, जो कि अमानवीय है, उसके आधार पर समाजवाद को कुछ हद तक अपनाया है, जो समाजवाद की असफलता ही मानी जा सकती है। अगली आलोचना का जो बिंदु है वो है संपत्ति के संचय की मानव प्रकृति की अनुचित अवहेलना। यानी कि जो पूंजी का संचय मानव प्रकृति के अनुचित प्रकृति के अनुकूल है, उसकी अनुचित अवहेलना समाजवादियों द्वारा की गई है। समाजवाद सही अर्थ में वर्ग भेद को समाप्त करने की बात नहीं करता है। वह वर्ग भेद समाप्त करने की धुन में निर्धनों को धनवान नहीं, वरन धनवानों को निर्धन बनाना चाहता है, जो कि किसी भी पूर्ण से सही और न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि धनिकों का धन लूटकर गरीबों में या निर्धनों में बांट दिया जाए। यह व्यवस्था मानव प्रकृति या न्याय के विपरीत मानी गई है या मानी जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में भी श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का केवल शोषण ही होता है या उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा भी श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में देखा जा सकता है। समाजवादी विचारधारा संपत्ति का मूल या पूरा महत्व नहीं समझ पाई है। वह यह भूल जाती है कि संपत्ति संचय मानव स्वभाव का अंग है। प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली ने कहा है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है, परंतु वह अपनी संपत्ति हरण करने वाले को या अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी सहन नहीं कर सकता या उसको भूल नहीं सकता है। तो ये मानव प्रकृति के भी अनुकूल नहीं है कि वो पूंजी का संचय नहीं करे। और अंतिम आलोचना के रूप में जो बिंदु आलोचकों द्वारा बताया गया है वो है राज्य के हाथ में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण अनुचित है। चूँकि समाजवादी राज्य के द्वारा ही उत्पादन, वितरण और विनिमय की सारी व्यवस्थाओं का अधिकार केवल मात्र राज्य को दिया है, जो कि शक्तियों का केंद्रीकरण है और ये शक्तियों का केंद्रीकरण अनुचित है। समाजवादी व्यवस्था में समाज की शक्ति का राज्य में केंद्रित हो जाना आवश्यक है। केंद्रीकरण में आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ कुछ लोगों के हाथों में आ जाती हैं। यह स्थिति व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालती हैं। समाजवादी व्यवस्था में शक्ति के विकेंद्रीकरण की उपयोगिता से जो हाथ धोना पड़ा है वो किसी भी रूप में सही नहीं है, क्योंकि मैकियावेली के विचार थे कि शासक बनने के लिए शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए,
लेकिन ताकत का इस्तेमाल और चालाकी का इस्तेमाल गैर मानवीय है, अन्यायपूर्ण है, जो कि अनुचित है, और यही समाजवादियों के आलोचना का भी एक बिंदु बनता है। इन आलोचनाओं के बाद निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि समाजवाद की आलोचनाओं में बहुत कुछ सार है, परंतु उससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उसके लाभ नहीं हैं। वस्तुतः समाजवादी विचारधारा आधुनिक युग की एक बहुत लोकप्रिय विचारधारा है। वर्तमान में भी राज्य किसी न किसी रूप में उन बातों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं जिनका समाजवाद द्वारा विकास किया गया या उनको विकास किया गया है। अपने अनेक कमियों और दोषों के बावजूद भी विश्व के अधिकांश देशों का सुझाव समाजवाद की तरफ ही है, लेकिन वो स्वरूप जो प्रारंभिक समाजवाद का मौलिक रूप था या जो मौलिक सिद्धांत थे, उनमें बहुत कुछ बदलकर समाजवाद को अपनाना आज के राष्ट्र की या आज के समाज के हित के लिए कल्याणकारी है। और समाजवाद राज्य को केवल पूंजीपतियों के विनाश और समानता और स्वतंत्रता के बारे में ही न सोचकर समस्त जनता के लोक कल्याण के बारे में सोचता है। इसीलिए आज विश्व के लगभग सभी देशों में समाजवाद की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको अपनाने पर वो अपना प्रयास कर रहे हैं। ये समाजवाद की समालोचना का पार्ट 2 अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम किसी नई राजनीतिक विचारधारा के बारे में समझेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।